जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काउंटर टेररिज्म कोर्स शुरू करने के फैसले पर घमासान हो गया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल तेजस ट्रेन के अंदर अपने पहनावे पर घिर गए और मुंबई में अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। अफगानिस्तान में नई सरकार का चेहरा अब कुछ साफ होने लगा है। खबर है कि मुल्ला बरादर के हाथ में ही नई सरकार की कमान होगी। मतलब मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। हालांकि वो राष्ट्रपति ही होंगे या पद कोई और होगा, ये तो अब तक साफ नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तक तालिबान ने यह ऐलान नहीं किया है कि नई सरकार कैसी होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार का चेहरा मुल्ला बरादर होंगे। अफगानिस्तान की नई सरकार पर न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं वो बेहद अहम है। पता चला है कि काउंसिल बनाई जाएगी जो सरकार का काम संभालेगी। काउंसिल भी कुछ धार्मिक समिति जैसी होगी, जैसे खाप पंचायतें होती हैं, कुछ उसी तरह की। लेकिन यह समिति ही इस बात का ध्यान रखेगी कि सब कुछ देश में इस्लामी कानून के हिसाब से हो। और फिर तालिबान का तो मकसद ही यह था कि अफगानिस्तान को शरिया कानून के हिसाब से चलाया जाए। अहम बात यह कि सरकार में 80% लोग वही होंगे जो दोहा में तालिबान का राजनीतिक दफ्तर संभाल रहे थे। इसे दूसरी तरह से कह लीजिए तो मतलब यह है कि तालिबान का एक धड़ा तो उन लड़ाकों का है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज से लोहा ले रहा था, और दूसरा धड़ा वो है जो अफगानिस्तान से बाहर दोहा में बैठकर तालिबान का सियासी दफ्तर संभाल रहा था। तो सरकार में ज्यादा भागीदारी लड़ाकों की नहीं होगी, बल्कि वो उस दूसरे वाले गुट की होगी जो दोहा से काम कर रहे थे। न्यूज 18 ने एक अहम जानकारी पहले ही दे दी थी कि शेर मोहम्मद स्तानिकजई को अफगानिस्तान का नया विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। इस खबर पर भी सूत्रों ने फिर से मोहर लगाई है। इसके अलावा एक अहम खबर यह है कि हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों की भागीदारी अफगानिस्तान की नई सरकार में 50% हो सकती है। मतलब बिल्कुल आधा हिस्सा। हक्कानी नेटवर्क के बारे में एक लाइन में आपको समझाएं तो यह भी तालिबान की तरह एक आतंकी संगठन है जिसकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी और बरसों तक लड़ी गई अफगानिस्तान की इस जंग में तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क भी पूरी तरह साथ रहा, जबकि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी के अफसरों का भी हक्कानी नेटवर्क के साथ हमेशा से तगड़ा गठजोड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में बड़े बड़े खेल करता रहा, और अगर हक्कानी नेटवर्क की ताकत बढ़ती है जैसी कि खबरें भी मिल रही हैं, तो पाकिस्तान के नजरिए से यह खबर बेहद अहम है। जानकारी यह भी मिल रही है कि नई सरकार कैसे काम करेगी, अफगानिस्तान इस नए दौर में कैसे चलेगा, नियम कायदे क्या होंगे, इस पर भी तेजी से काम शुरू किया गया है और एक संविधान बनाया जा रहा है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे भारत आजाद हुआ था 1947 में और अगले 2.5 साल तक संविधान बनाने का काम हुआ था, उसी तरह अब अफगानिस्तान को चलाने के लिए भी तालिबान एक नया संविधान बनाएंगे और फिर उस संविधान के जरिए यह पता चलेगा कि नया अफगानिस्तान कैसा होगा। तालिबान के अफगानिस्तान में किसके पास कितनी ताकत होगी और कितनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक बात तय हो गई है कि मुल्ला बरादर के हाथ में नए अफगानिस्तान की कमान होगी। तो सवाल यह है कि आखिर ये मुल्ला बरादर है कौन? तो मुल्ला बरादर इस वक्त दोहा में है और पिछले कुछ महीनों से दोहा से तालिबान का जो भी कामकाज हो रहा था वो मुल्ला बरादर के जरिए ही हो रहा था। तालिबान का पूरा राजनीतिक कामकाज मुल्ला बरादर ही देख रहा था। मुल्ला बरादर का पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान की स्थापना करने वालों में शामिल बरादर है। उम्र है करीब 53 साल। तालिबान ने पिछली बार जब अफगानिस्तान में राज किया था उस वक्त भी बरादर ने सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसीलिए सरकार बनने के बाद भी मुल्ला बरादर उन लोगों में रहा जिनकी वहां सबसे ज्यादा चलती थी। लेकिन 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ तो अफगानिस्तान की ही नहीं अब्दुल गनी बरादर की भी तकदीर ने करवट ली। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, तालिबान के साथ जंग शुरू हो गई और उसी वक्त अब्दुल गनी बरादर यानी मुल्ला बरादर अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में छुप गए। बताया जाता है कि 2010 तक वो पाकिस्तान में ठिकाने बदलता रहा, लेकिन 2010 के बाद पाकिस्तान ने उसे जेल में डाल दिया। पाकिस्तान ने 2010 में मुल्ला बरादर को जेल में क्यों डाला, इसकी भी कहानी दिलचस्प है। कहा जाता है कि उस वक्त मुल्ला बरादर गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत में लगा था। तालिबान की तरफ से सरकार के साथ समझौते की कोशिशें चलने लगी थी और अफगानिस्तान में शांति हो जाए ये बात पाकिस्तान को तो कभी पसंद आई ही नहीं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान की सरकार से चुपचाप बातचीत करने की सजा पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को दी और उसे जेल में डाल दी। लेकिन वक्त बदला
और 2018 आते आते अमेरिका से तालिबान की बातचीत कुछ अलग रास्ते पर चल निकली। उसी वक्त अमेरिका के दखल के बाद पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन तालिबान ने बरादर को अफगानिस्तान नहीं भेजा, बल्कि उसे दोहा भेजा गया तालिबान का राजनीतिक दफ्तर संभालने के लिए। इसके बाद अमेरिका से बातचीत करना, अमेरिकी फौजों की वापसी सुनिश्चित करना और दुनिया के अलग अलग नेताओं से बातचीत करना, यह सब काम दोहा में बैठकर मुल्ला बरादर ही संभाल रहा था। लेकिन अब मुल्ला बरादर के हाथ में अगर ताकत आती है तो यह खबर भारत के लिए कुछ अच्छे संकेत वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक तो भारत की चिंता यही है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी भारत के खिलाफ न कर पाए। लेकिन अगर अब्दुल गनी बरादर के हाथ में अफगानिस्तान जाता है तो वहां पाकिस्तान का दखल और दबदबा दोनों बढ़ सकते हैं। ऊपर से वहां की सरकार में हक्कानी नेटवर्क को भी बड़ा किरदार मिलने की खबर है। यह भी वैसा ही है जैसा होने की उम्मीद पाकिस्तान पहले से कर रहा होगा, या जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने शायद पूरी बिसात बिछाई हो। तालिबान के रुख में एक और बदलाव भी देखने को मिला। तालिबान के एक प्रवक्ता से सवाल पूछा गया कि कश्मीर पर उनका रुख क्या रहेगा। पहले उन्होंने यह कहा था कि कश्मीर के मामले में तालिबान का दखल नहीं होगा, लेकिन अब हालात अलग है। अब इसी सवाल पर जवाब यह दिया गया कि मुस्लिमों पर जुल्म अगर कश्मीर में होगा तो हम तो उस पर भी बोलेंगे, और अगर दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ तो हम उस पर भी बात करें। मतलब तालिबान ने यह तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की पैरवी करेंगे या कोई जंग लड़ेंगे, लेकिन वो शुरुआत में अलग रहने वाला जो बयान दिया था, अब वो स्टैंड भी नहीं। इस बीच तालिबान के कब्जे से दूर अफगानिस्तान के इकलौते प्रांत पंजशीर में जंग तेज हो गई। एक और तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर उसकी यह कोशिश भी जारी है कि उसका पंजशीर पर राज करने का सपना भी पूरा हो जाए। लेकिन अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबान के दांत खट्टे कर दिए। खबर है कि पंजशीर में दिन रात जंग चल रही है और एनआरएफ और तालिबान दो हाथ कर रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पंजशीर की पहाड़ियों पर बैठे एनआरएफ के लड़ाकों ने मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की। वो बिना रुके गोलियां चलाते रहे, जिससे रात के अंधेरे में केवल उन्हीं की चमक दिखाई दी। इन गोलियों से निकलने वाली रोशनी से पहले एक लाइन बनी, फिर दो, और जैसे जैसे गोलियां बढ़ी ये लाइनें भी 2 से 4 हो गईं। इस बीच पंजशीर में घुसने की कोशिश में जुटे तालिबान ने आसपास के इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। पंजशीर का गेट कहे जाने वाले गुलबहार से तो एक मस्जिद में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। कहा जा रहा है कि वहां तालिबान ने उथल पुथल मचाई। यही नहीं, खबर आई कि वो मस्जिद को उड़ाने की फिराक में थे। लेकिन पंजशीर के शेरों ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया। खबर आई कि उन्होंने तालिबान के कब्जे से मस्जिद को छुड़ा लिया। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के हजारों लड़ाके तालिबान को धूल चटाने के लिए पूरी तैयारी से डटे हुए हैं। यही नहीं, पता चला है कि तालिबान के अपने लड़ाके उसका साथ छोड़ रहे हैं और अहमद मसूद के एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं। वहां के बदख्शान सूबे में एक तालिबान कमांडर करीब 200 लड़ाकों के साथ एनआरएफ में शामिल हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें रात की हैं, इसलिए वो तालिबान कमांडर और लड़ाके अपने साथ क्या लाए ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन पता चला है कि वो अपने साथ वो हथियार भी लाए जिनसे वो एनआरएफ से लड़ते थे, और अब वही हथियार तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। यही नहीं, एनआरएफ के लड़ाके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन हथियारों की मरम्मत करने में जुट गए जिन्हें अमेरिकी सेना पंजशीर में छोड़ गई थी। ये हथियार पुराने हो चुके हैं, कई में तो जंग भी लग चुकी है, लेकिन तालिबान को मात देने के लिए एनआरएफ के लड़ाकों ने उन पुराने हथियारों को भी ठोक पीट कर काम लायक बना दिया। तालिबान और अहमद मसूद के बीच बातचीत फेल होने के बाद अब पंजशीर में आर पार की लड़ाई हो रही है, जिसमें दोनों तरफ के लोगों के मारे जाने की खबरें भी आई। और जैसे जैसे तालिबान के अफगानिस्तान में सरकार बनाने का समय नजदीक आ रहा है, पंजशीर का युद्ध भी तेज हो रहा है। एनआरएफ का दावा है कि पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान का साथ देने अलकायदा के आतंकी भी पहुंच गए। इस बीच दोनों तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने दुश्मन के लड़ाकों को मार गिराया। तालिबान ने कहा कि बातचीत फेल होने के बाद वो पंजशीर की तरफ की ओर बढ़ रहे हैं और एनआरएफ को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन एनआरएफ ने दावा किया कि दुश्मनों को पंजशीर में नहीं घुसने दिया गया और तालिबान के लड़ाके बड़ी तादाद में मारे गए। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगने लगा कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी।
वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते नजर आए। सौबात की एक बात यह कि तालिबान की सरकार में राष्ट्रपति पद पर दावेदारी मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब की भी, लेकिन मुल्ला बरादर का पलड़ा भारी माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान इस बार अपनी सरकार को दुनिया भर में मान्यता दिलाने के लिए बेचैन है और तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने में मुल्ला बरादर ही सफल हो सकते हैं, जो दोहा में तालिबान का राजनीतिक दफ्तर चलाने के दौरान अमेरिका समेत कई देशों के नेताओं से संपर्क में रहे। दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का विरोध किया, जिसके लिए इन्होंने प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका अपनाया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक ठेले पर हवाई जहाज, ट्रेन, बस, सड़क और टेलीफोन के मॉडल सजाकर शास्त्री भवन के पास पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पोस्टर लिए दिखे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे, जबकि एक कार्यकर्ता के चेहरे पर वित्त मंत्री का मास्क नजर आया तो दूसरे के चेहरे पर प्रधानमंत्री का मास्क दिखा। सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन ने की और उन्होंने सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए। अगर भाजपा के लिए आज देश चलाना संभव हो चुका है तो हम चाहते हैं कि वो आज भी समय है देश को छोड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 अगस्त को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान किया था और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना पर सरकार को घेरा था। सौबात की एक बात यह कि लगभग 2 हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनएमपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें बताया गया था कि केंद्र सरकार रेलवे, रोड, गैस और तेल की पाइपलाइन, स्टेडियम जैसी संपत्तियों को लीज या किराए पर देकर पैसे कमाएगी, जिससे 4 साल में 6 लाख करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस इसे सरकारी कंपनियों को बेचने की साजिश बताकर विरोध कर रही। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उसमें उनकी मौत की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। कहा जा रहा कि अभी 2 और टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके बाद सिद्धार्थ की मौत की वजह पता चलेगी। पोस्टमार्टम के बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर सबसे पहले उनके घर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के बाद सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर मुंबई के ओशिवरा शमशान घाट ले जाया गया और बारिश के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट के बाहर जबरदस्त भीड़ दिखी, जिनमें टीवी के वो जाने माने सितारे भी थे जो अंदर नहीं जा पाए। इससे पहले सिद्धार्थ की मां, बहनें और उनकी दोस्त शहनाज गिल भी वहां पहुंचे। शहनाज जब गाड़ी से वहां पहुंची तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। उनकी हालत देखकर जाहिर हो गया कि सिद्धार्थ के जाने से वो गहरे सदमे में हैं। वो इतनी बेसुध थीं कि उनका भाई लगातार उन्हें सहारा देता दिखा। शमशान घाट पहुंचने के बाद शहनाज ने जैसे ही वो एम्बुलेंस देखी जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला का शव रखा था, वो बदहवास होकर उस ओर दौड़ी। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती सुर्खियों में रही थी, जिसके बाद दोनों ने एक साथ काफी काम भी किया। यही नहीं, खबर आ रही है कि शहनाज गिल सिद्धार्थ के आखिरी वक्त में उनके साथ थी और वो सिद्धार्थ में के मुंबई के अंधेरी वेस्ट फ्लैट में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ के दौरान शहनाज ने बताया कि जब सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ी तो वो उनके साथ उनके अंधेरी वेस्ट वाले फ्लैट में थी, जिसका नंबर है 1204। पता चला है कि शहनाज ने पुलिस से कहा कि देर रात करीब 3 से 3:30 बजे के बीच सिद्धार्थ ने शहनाज को बताया कि उन्हें बेचैनी, सीने में दर्द और उलझन हो रही। सूत्रों के मुताबिक शहनाज ने पुलिस से कहा कि सिद्धार्थ ने जैसे ही उन्हें बताया कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहे तो उन्होंने उनकी मां को फोन किया। सिद्धार्थ की मां उसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर रहती, यानी कि उनको आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। खबर है कि शहनाज का फोन आते ही उनकी मां उनके फ्लैट में पहुंची। उन्होंने पहले सिद्धार्थ से बात की, उनका हाल पूछा और फिर उन्हें पानी दिया, जिसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को सोने को कहा और जब उन्हें लगा कि सिद्धार्थ को थोड़ा आराम है तो वो वहां से चली गई। जानकारी मिली है कि शहनाज ने पुलिस को बताया कि सिद्धार्थ उनकी हथेलियों पर ही सर रखकर सो गए और वो रात भर हिली तक नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उनके हिलने डुलने से सिद्धार्थ की नींद टूटे, क्योंकि सिद्धार्थ का सर उनकी हथेलियों पर था और अगर वो वहां से हटती तो सिद्धार्थ उठ जाते। लेकिन करीब 5:30 बजे उन्हें महसूस हुआ कि सिद्धार्थ का शरीर ठंडा पड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने फिर से उनकी मां को फोन करके ये बात बताई। सिद्धार्थ, उनकी मां और उनकी बड़ी बहन सभी एक ही इमारत में रहते थे और उन्हें सिद्धार्थ के फ्लैट में पहुंचने में देर नहीं लगती। सूत्रों के मुताबिक शहनाज ने पुलिस को बताया कि सिद्धार्थ की तबीयत खराब होने के बाद सभी उनके फ्लैट में पहुंच गए
जिसके बाद उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और थोड़ी ही देर बाद उनकी बहन, जीजा और करीबी लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां से करीब 1 घंटे बाद सिद्धार्थ के निधन की खबर आई। सौभाग्य की बात यह कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत में किसी साजिश का शक परिवार की तरफ से नहीं जताया गया और शव के मेडिकल जांच या पोस्टमार्टम में भी सरसरी तौर पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मामला एक लोकप्रिय कलाकार की अचानक मौत से जुड़ा है। इसलिए मुंबई पुलिस विसरा की जांच करा रही है और उसकी रिपोर्ट आए बिना अंतिम तौर पर कुछ कहने से बच रही। अमेरिका के कई राज्यों में आइडा नाम के एक तूफान से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां अब तक बाढ़ की चपेट में आने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने यह सब कुछ झेला उन पर क्या बीती होगी। न्यूयॉर्क से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कें कहीं गायब दिखी, कई रास्तों ने तालाब की शक्ल ले ली। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां पानी भरने से रफ्तार थम गई। एक दूसरे इलाके में अंडरपास में इतना पानी भरा दिखा कि वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। जो गाड़ी जहां थी वहीं खड़ी रह गई, चाहे बड़ी गाड़ी हो या छोटी, सबको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा। वहां से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें एक इमारत दिखी, वह बेसमेंट था जिसमें कई इंच पानी भर गया। बताया गया कि उस बेसमेंट में फंसे रहने से 3 लोगों की जान चली गई। कुछ इसी तरह के हालात पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहां इतना पानी बरसा कि एक होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले होटल के अंदर से लोगों को अपनी गाड़ी तक लेकर आए और उसी के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। सौभाग्य की बात यह कि अमेरिका में आइडा तूफान तो लुइसियाना में तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी वजह से अमेरिका के उत्तर पूर्व के राज्यों में भीषण बारिश ने जो तबाही मचाई वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे राज्यों के लोगों ने पिछले 50 साल में कभी नहीं देखी थी, जहां घंटे भर में इतनी बारिश हुई कि लोगों को घरों के बेसमेंट से निकलने का भी मौका नहीं मिला, जो न्यूयॉर्क में मौतों की सबसे बड़ी वजह बन गई। शायर मुनव्वर राना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मशहूर शायर मुनव्वर राना को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुनव्वर राना पर आरोप है कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के बलिया में 1 लाख के इनामी बदमाश हरीश पासवान को एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस पर डकैती और हत्या के 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ लोगों ने एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक से लौटे 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस प्रतियोगिता में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने गोल्ड तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर जीता था। इनके अलावा डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया को सिल्वर, जबकि हाई जंपर शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के मकसद से साउथ एवेन्यू की एक डिस्पेंसरी पहुंचे, जिसकी भनक उन्होंने किसी को भी नहीं लगने दी। बताया गया कि केंद्रीय मंत्री ने एक आम मरीज की तरह अस्पताल में मौजूद डॉक्टर से अपना इलाज कराया और ये जानने की कोशिश की कि वहां आम लोगों को कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। आम मरीज बन के गए और ये देखने की कोशिश उन्होंने किया कि आखिर में किस तरीके से डॉक्टर या स्टाफ काम करता है। पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ फोटो और एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। पत्र में केंद्रीय मंत्री ने इलाज करने वाले डॉक्टर के व्यवहार की तारीफ की। तो आए और हम लोगों को जो इस तरह का काफी मनोबल बढ़ा है और इस तरह काम करने की और प्रेरणा मिलती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसडीआरएफ के जवानों की मुस्तैदी ने एक लड़के की जान बचा ली। वहां सरयू नदी में एक 17 साल का लड़का नहाते वक्त डूब रहा था, जिसके बाद उसके परिवार वाले दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां एसडीआरएफ की एक टीम पहले से तैनात थी, जिसने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां नाव भेजी और एक जवान ने उसे बचाने के लिए फौरन टायर के साथ छलांग लगा दी। लड़का पानी में पूरी तरह डूब गया था। उसे निकालने में एसडीआरएफ के जवान को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसे देखते हुए एक और शख्स उसकी मदद के लिए पानी में कूद गया। जब उस लड़के को नदी से बाहर निकाला तो वो बेसुध हो गया, जिसके बाद उसे उठाकर घाट तक लाया गया। युवक के सही सलामत बचने के बाद उसके परिवार वालों ने चैन की सांस ली। ठीक है। बताया गया कि 17 साल का आदित्य अपने परिवार के साथ सरयू नदी में नहाने आया था। नदी में उफान होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। सौभाग्य की बात है कि मानसून की बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी उफनाई हुई है, जिसमें नहाते समय पैर फिसला तो जान भी जा सकती है। लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगाए बिना लौटना नहीं चाहते, जिनको अंदाजा भी नहीं होता कि नदी की गहराई कितनी है, जिसकी वजह से अभी 2 महीने पहले ही वहां एक परिवार के 9 लोग डूबकर मर गए थे। लेकिन उसके बाद भी अयोध्या के घाट पर न तो नहाने वालों की भीड़ कम हुई, न ही उन्हें
अलर्ट करने का इंतजाम नजर आया। दिल्ली विधानसभा को लाल किले से जोड़ने वाली गुप्त सुरंग जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस सुरंग को जल्द ही आम लोगों के लिए खोलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सुरंग अंग्रेजों के जमाने से वहां पर है, यानी उस वक्त से जब देश गुलाम था और दिल्ली में जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की कैद में होते थे उनमें ज्यादातर को लाल किले में बंद किया जाता था। अब उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, यानी उनकी गिरफ्तारी से ही जनता भड़क जाती थी। तो ऐसे लोगों को अदालत तक ले जाना और फिर सजा दिलवाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए आसान नहीं था। बताया गया कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को लाल किले से अदालत तक ले जाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी। दिल्ली विधानसभा का जो भवन है उस वक्त वहां अदालत हुआ करती थी और लाल किले से कैदियों को वहां लाया जाता था। यानी सरल भाषा में कहें तो कैदियों को जेल से अदालत तक लाने के लिए यह सुरंग बनाई गई थी। जेल थी लाल किला और अदालत थी आज का दिल्ली विधानसभा का भवन। अगर अदालत ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो फांसी घर भी अदालत के ही अंदर था। हालांकि अभी वो बंद है, लेकिन उसे भी आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही। दिल्ली विधानसभा से लाल किले के बीच बनी इस सुरंग की लंबाई करीब 7 से 8 किलोमीटर है। हालांकि इतने सालों में कई जगह से वो सुरंग टूट चुकी है, इसलिए उसे पूरी तरह खोला जाना संभव नहीं होगा। ये रास्ता जो है पूरे इस भवन के इर्द गिर्द है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला। और दूसरा साइड हालांकि ये बंद किया गया है और इसी पास में, इसी विधानसभा भवन के ठीक पास में यहाँ पर फांसी घर भी है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की नौसेना ने ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक पनडुब्बी को पकड़ा। वहां की नौसेना ने जानकारी दी कि पनडुब्बी से करीब 1.8 टन कोकेन मिली, जिसे उसने समंदर की लहरों के बीच धर दबोचा। कोलंबिया की नौसेना के जवानों को हरे रंग की यह पनडुब्बी समंदर के बीच तेजी से आगे बढ़ती नजर आई, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया और कोकेन ले जा रही पनडुब्बी को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने जब इस पनडुब्बी को पकड़ा तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसमें इतनी ज्यादा कोकेन होगी। जब पनडुब्बी में रखे काले पैकेट निकालने शुरू किए गए तो वो निकलते ही गए। ये सिलसिला चलता ही रहा और जब पैकेट खुले तो निकला कोकेन नाम का जहर। कोलंबिया की नौसेना ने बताया कि कोकेन की मात्रा करीब 1.8 टन यानी कि 1800 किलो रही। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया दुनिया भर में ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम है और वहां की नौसेना समंदर के रास्ते होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने में जी जान से जुटी हुई है। इस साल उसने 21 ऐसी ही पनडुब्बियां पकड़ी हैं जिनसे करीब 27 टन कोकेन मिली। सौभाग्य की बात है कि कोलंबिया में 4 बड़े माफिया गिरोह और एक प्रतिबंधित माओवादी संगठन है जिनका सबसे बड़ा कारोबार ड्रग्स, खासकर कोकेन की तस्करी करना है, जिसके लिए पहले ड्रग्स तस्कर स्पीड बोट यानी तेज रफ्तार से चलने वाली नाव का इस्तेमाल करते थे और अब उन्होंने जुगाड़ से पनडुब्बियां भी बना ली हैं जो नौसेना की पनडुब्बियों जैसी ही हैं। और ड्रग्स माफिया की कुछ पनडुब्बियां तो एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी नाप सकती, जिनसे कोलंबिया के अलावा अमेरिका और यूरोप की नौसेना और कोस्ट गार्ड का सिरदर्द भी बढ़ गया, क्योंकि ड्रग्स की खेप कोलंबिया से अमेरिका और यूरोप तक भेजी जा रही। बिहार की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण को हटाने पर हंगामा खड़ा हो गया। बिहार के छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचार हटाने पर घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वो हटाने का मकसद यही है कि ये गोलवरकर और सावरकर के मानने वाले नीतीश कुमार जी अब होते जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख बिहार सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के संकेत दिए। बात संज्ञान में आ गई है तो फिर इसका निराकरण अवश्य होगा। जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में 9 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस केस में उन्होंने बदला लेने की नीयत से नौकरी से निकालने और फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें राज्य की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की मांग की गई। इस मामले में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सिख विरोधी दंगों में जेल में बंद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने बीमारी का हवाला देकर अदालत से इलाज के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने साफ किया कि सज्जन कुमार को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और उन्हें जेल के डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाना होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अफ्रीका के एक नागरिक से करीब 6 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया गया।
गायक हनी सिंह अपनी पत्नी से घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए और सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने उनसे 20 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग लिया। न्यूज 18 की अमित सिंह की रिपोर्ट है कि जज ने इस मामले की सुनवाई भरी अदालत में बाकी लोगों के सामने नहीं की, बल्कि अपने चेंबर में हनी सिंह और उनकी पत्नी को बुलाया और फिर उनकी काउंसलिंग की, मतलब कि उन्हें समझाया कि वो अपने विवाद शांति के साथ मिलकर सुलझा लें। हनी सिंह की पत्नी शालिनी सिंह का आरोप है कि उन्हें उनके ससुराल से जबरन निकाल दिया गया, लेकिन बताया गया कि हनी सिंह ने अदालत में सफाई दी कि शालिनी को घर से निकाला नहीं गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। इसी साल 16 मार्च को 1 घंटे तक जज ने दोनों पक्षों को सुना, आरोप सुने, सफाई सुनी और फिर एक ऑर्डर पास कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हनी सिंह की पत्नी का जो सामान उनके ससुराल में रह गया है, यानी जो अब भी हनी सिंह के घर में ही रखा है, वो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने साथ लेकर जा सकती है। इस काम के लिए कोर्ट ने तारीख और वक्त भी तय कर दिया। आदेश दिया गया कि सामान ले जाने की यह प्रक्रिया इस रविवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। हालांकि कोर्ट ने यह उम्मीद जताई कि इस दौरान हनी सिंह और उनकी पत्नी लड़ेंगे नहीं, मगर झगड़े की आशंका उसे भी है, इसलिए उसने हनी सिंह की पत्नी के उनके घर से सामान ले जाने की इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश भी जारी कर दिए। और तो और सख्त लहजे में चेतावनी भी दी कि अगर कोई विवाद हुआ तो अदालत कड़ा रुख अपनाएगी। इसके अलावा जज ने 10 दिन के अंदर हनी सिंह की पत्नी को अपना इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करने को कहा। वहीं हनी सिंह के वकील ने तो उनकी कमाई का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप भी दिया। असल में जो सुनवाई अब हुई उसे होना था 28 अगस्त को। हनी सिंह को 28 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन तब उनके वकील ने उनकी तबीयत खराब होने की दलील देकर अदालत से कुछ वक्त मांगा था। मगर सवाल यह कि हनी सिंह को कोर्ट में पेश होने की नौबत आई क्यों? क्या विवाद हुआ है उनकी पत्नी से? ऐसा क्या आरोप लगाया है उनकी पत्नी ने उन पर? तो बात यह है कि हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने जुलाई में 30 हजारी कोर्ट में उनके खिलाफ एक लंबी चौड़ी याचिका दायर की थी। याचिका में हनी सिंह पर तो मारपीट, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोपों की झड़ी लगाई गई। उनके पिता, उनकी मां, उनकी छोटी बहन को भी आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। शालिनी तलवार ने अपनी याचिका में लिखा कि वो हनी सिंह को तब से जानती हैं जब वो कोई स्टार नहीं बल्कि एक आम इंसान थे, तब से जब वो हनी सिंह नहीं बल्कि हृदेश सिंह हुआ करते थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी आज से 10 साल पहले, और शादी से पहले भी उनका रिश्ता 10 साल पुराना था। मतलब शादी से पहले भी हनी सिंह और शालिनी तलवार ने 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी की दिल्ली में, परिवार वालों की मौजूदगी में। लेकिन शालिनी तलवार के मुताबिक शादी के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अच्छी वजह से नहीं, बल्कि हनी सिंह के उनके प्रति बदले हुए रवैये की वजह से। शालिनी तलवार ने अपनी याचिका में साफ शब्दों में लिखा है कि शादी के वक्त जैसे ही हनी सिंह मशहूर हुए, उनका करियर चढ़ा, कामयाबी उनके सिर पर चढ़ गई और वो उनसे बुरा बर्ताव करने लगे। बल्कि शालिनी सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया कि हनी सिंह ने उन पर हाथ उठाना तभी शुरू कर दिया था जब दोनों हनीमून पर मॉरिशस गए थे। शालिनी का आरोप है कि हनी सिंह उन्हें होटल के कमरे में अकेला छोड़कर बिना बताए 10-12 घंटे तक गायब हो गए, और जब वापस आए तो उन्होंने नशे में शालिनी सिंह के बाल खींचे, उन्हें थप्पड़ तक मारा। शालिनी तलवार ने अपनी याचिका में यह भी लिखा है कि हनी सिंह देश विदेश में कॉन्सर्ट, म्यूजिक शो करके या गाने बजाकर जो कमाते थे उसकी ज्यादातर पेमेंट कैश में लेते थे, लेकिन उस पैसे से एक फूटी कौड़ी भी कभी उन्हें नहीं मिली। शालिनी सिंह ने आरोप लगाया कि सारा का सारा पैसा हनी सिंह अपने माता पिता को दे देते थे। शालिनी ने यह तक दावा किया है कि हनी सिंह के दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी रहे। हनी सिंह की पत्नी ने घरेलू हिंसा कानून के तहत 30 हजारी कोर्ट में यह याचिका दायर की है और अदालत से प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगा है। घरेलू हिंसा कानून वो कानून है जो महिलाओं को उनके घर में उनके घर वालों के हाथों होने वाली हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून में हिंसा से मतलब सिर्फ मारपीट से नहीं है, मानसिक तौर पर परेशान करना भी हिंसा माना गया है। गाली गलौज करना भी हिंसा के दायरे में आता है, और महिला की जान जोखिम में डालना भी घरेलू हिंसा में आता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी और तब पता चलेगा हनी सिंह का उनकी पत्नी से विवाद क्या मोड़ लेगा। सौभाग्य की बात यह कि भारत में पहले यही माना जाता था कि शादीशुदा महिला को दहेज के लिए सताया जाता है और कई बार उनको मार दिया जाता है या मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसके लिए 60 साल पहले दहेज पर पाबंदी का कानून लागू किया गया। लेकिन उससे भी महिलाओं पर जुल्म बंद नहीं हुए तो 1983 में आईपीसी की धारा 498 आई।
जिसे दहेज उत्पीड़न रोकने का कानून कहा जाता है। लेकिन कई महिला संगठनों का मानना था कि महिलाओं को सिर्फ दहेज के लिए नहीं सताया जाता, बल्कि वो दूसरी वजहों से भी पति या ससुराल वालों के उत्पीड़न का शिकार हो रही, और उसी वजह से 15 साल पहले देश में घरेलू हिंसा रोकने के कानून लागू हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला ने ठगी के आरोप में बीजेपी नेता की पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता उत्तम वर्मा ने करीब 1.5 साल पहले उससे 1,75,000 रुपए लिए थे। लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही बीजेपी नेता ने पैसे वापस किए। इससे गुस्साई महिला ने त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा को बीच सड़क पर घेर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि बीजेपी नेता मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उस महिला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह हंगामा यही नहीं थमा, उसने बीजेपी नेता को पीटने के लिए चप्पल भी उठा ली। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कांग्रेस में रहेंगे। असम सरकार ने राजीव गांधी उरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर उरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। वासुदेव परांजपे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के मेंटोर की भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिससे सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। यूपी सरकार ने ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 92 हेक्टेयर जमीन खरीदने का फैसला लिया। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और उनकी जगह सांसद वीणा देवी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा जी के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है, लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति है तो दर्ज करनी चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील का मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कोच्चि में बयान दर्ज किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। इसकी तैयारियां भी वहां शुरू कर दी गई। इस मूर्ति में ममता बनर्जी के हाथों में राज्य सरकार की 10 योजनाओं को दिखाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन समेत 7 देशों से भारत आने वाली उड़ानों पर कोरोना नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां से आ रहे लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। दुनिया भर में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले भारत सरकार ने यूके, यूरोप और कुछ खाड़ी के देशों के लिए भी ऐसा ही नियम जारी किया था। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने माना कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। वहीं हरीश रावत के उलट कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई कहीं पार्टी में जा रहा है। सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में रहेंगे। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला ने ठगी के आरोप में बीजेपी नेता की पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी नेता उत्तम वर्मा ने करीब 1.5 साल पहले उससे 1,75,000 रुपए लिए थे, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही बीजेपी नेता ने पैसे वापस किए। इससे गुस्साई महिला ने त्रिवेदीगंज ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा को बीच सड़क पर घेर लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि बीजेपी नेता मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी उस महिला ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
यह हंगामा यही नहीं थमा, उसने बीजेपी नेता को पीटने के लिए चप्पल भी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने वो चप्पल उनकी तरफ फेंकी वो वहां से चले गए। उत्तम भैया हमारे साथे ये सरकार में रह कर हमका पार्टी में रख कर हमारे साथे बर्बाद कर दी हमका। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें महिला और बीजेपी नेता की आवाज सुनाई दी। पैसा न दे। ठगी का आरोप लगने के बाद उत्तम वर्मा सामने आया और इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। साजिश के तहत ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर उत्तम वर्मा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सौभाग्य की एक बात है कि बाराबंकी का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता और उन पर चप्पल चलाने वाली महिला दोनों ने थाने में शिकायत दी, जिसमें बीजेपी नेता ने यह तो माना कि उन्होंने महिला से 2.25 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन उनका दावा है कि ये रुपए उन्होंने उधार के तौर पर लिए थे, जिसमें 1,35,000 वो कैश लौटा चुके हैं, जबकि महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता ने नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लिए थे और वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। टिकरी बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल कई किसानों ने दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे जैम कर खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में जानबूझकर किसानों की बिजली काटी गई, जिससे नाराज इन लोगों ने रात में ही नेशनल हाईवे जैम कर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों में कुछ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कुछ इनका जोश बढ़ाते नजर आए। जैम की सूचना मिली तो जल्द ही वहां रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी पहुंच गई ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया जा सके, लेकिन बात नहीं बनी और करीब 2 घंटे तक इसी तरह ये लोग वहां जमे रहे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। हमारी लाइट बंद कर दी है लोगों ने, किसानों को तंग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि जब तक कृषि सुधार कानूनों पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। सानू कितना भी परेशान कर ले, असी इत्थों ना जान वाले हैं ना हलन वाले हैं। खबर है कि जब 2 घंटे बाद बिजली आई तब जाकर ये लोग हाईवे से हटे और जैम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर किसान 9 महीने से धरने पर हैं और इस दौरान जब भी बिजली या पानी की सप्लाई बंद होती है तब वो सड़क जैम कर देते हैं, क्योंकि किसान संगठनों को शक है कि हरियाणा सरकार उनको परेशान करने के लिए बिजली काट देती है। जबकि बिजली विभाग के अधिकारियों की दलील है कि तार, ट्रांसफार्मर और बिजली के सबस्टेशन की मरम्मत के लिए भी बिजली सप्लाई रोकनी पड़ती है और आंधी पानी में तार या खंभे टूटने की वजह से भी बिजली सप्लाई रुकती है, जिसे ठीक करने में 2-4 घंटे का वक्त तो लगता ही है। तेजस ट्रेन में अपने पहनावे पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सफाई दी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में अपने पहनावे पर घिर गए। उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो ट्रेन के अंदर अंडरवेयर में घूमते दिखे। ये तस्वीर तेजस ट्रेन की बताई गई, जिसे उसी में यात्रा कर रहे एक यात्री ने शेयर किया, जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश से उनकी पार्टी के विधायक के इस व्यवहार पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। घूम रहे हैं और महिला विरोध की, जेंट्स विरोध किया, मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खुद जेडीयू भी इस बात पर गुस्से में दिखी। कहीं ना कहीं आज की घटना ने एक बार फिर लोगों को शर्मसार किया है। चौतरफा आलोचना के बाद गोपाल मंडल इस हरकत पर सफाई देने लगे और ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने की वजह बताने लगे। अंडरवियर मतलब लंबा सा जैसा था वो, और गंजी में थे, गमछी मेरे कांधे पर थे, तो कपड़ा खोले, पेट हमारा खराब था, डेरा में भी गए कई बार। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक आईएसआईएस आतंकी ने मॉल में घुसकर चाकूबाजी की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इस हमलावर को मॉल में ही ढेर कर दिया। आईटी और मेटल समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। इससे सेंसेक्स 277 अंक उछलकर 58,130 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 89 अंक ऊपर 17,324 पर पहुंच गया। शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये शूटर अवनी लेखरा का पैरालंपिक्स में दूसरा मेडल रहा। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। यानी अब वो एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और बलरामपुर समेत कुछ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी को एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। बताया गया कि लोगों ने उनके सामने सड़क बनवाने की मांग रखी, जिस पर वो भड़क गए, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई और भीड़ भी गुस्से में आ गई। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बीजेपी विधायक के बैनर और पोस्टरों को उखाड़ फेंका।
देखते ही देखते लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिस वजह से हंगामा बढ़ता चला गया। गुस्साए लोग बीजेपी नेता के समर्थकों से भी भिड़ गए। इस बीच विधायक ने लोगों को भरोसा दिया कि सड़क बनवाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसमें क्लियरेंस मिलेगी तो वो सड़क का काम प्रारंभ करवा दिया जाएगा। बाद में पुलिस वालों ने भीड़ के बीच से किसी तरह बीजेपी विधायक को वहां से भेज दिया। सौभाग्य की एक बात है कि रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी अपने इलाके में सड़कें बनवाने को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं, जो अब सड़कों के मुद्दे पर ही लोगों की नाराजगी भी झेल रहे हैं, जिनको 10 महीने पहले एक सड़क का शिलान्यास के मौके पर लोगों ने घेर लिया था और अब फिर एक गांव में सड़क न बनने से नाराज लोगों से उनकी बहसबाजी बवाल में बदल गई, जिसे विधायक ने विरोधी पार्टी की साजिश बताया। गोरखपुर से अगवा एक नाबालिग लड़की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि करीब 2 महीने से यह केस यूपी पुलिस के पास था, लेकिन अगवा की गई लड़की की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से यह केस ले लिया था और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। और केवल 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने कोलकाता में उस लड़की को सुरक्षित ढूंढ लिया और उसे अगवा करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही यूपी पुलिस ने उसे केस से जुड़े दस्तावेज दिए तो वो कई टीमें बनाकर काम पर लग गई। इस मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने लंबे समय से उसने कुछ नहीं किया और यह केस यूपी पुलिस की हालत को दर्शाता है। साथ ही अदालत ने इस केस में आगे की कार्रवाई के लिए भी दिल्ली पुलिस को ही निर्देश दिए। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक जोड़े ने शादी की। बताया गया कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उन लोगों ने 3 दिन तक चढ़ाई की और शादी की रस्मों को पूरा करने के लिए इलिमानी पर्वत पर पहुंचे। ये पहाड़ पश्चिमी बोलिविया के कॉर्डियरा रेल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहां इस जोड़े ने शादी रचाई। सामने आई तस्वीरों में दुल्हन बेहद खूबसूरत लिबास में दिखी और उनके साथ उनकी दादी भी वहां पहुंची, जिन्होंने इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। घर की बुजुर्ग से आशीर्वाद मिलने के बाद लड़के ने दादी को गले लगा लिया। सौभाग्य की एक बात है कि शादी के लिए ऐसे कारनामे या तो कुछ लोग शादी को यादगार बनाने के लिए करते हैं या फिर किसी मुहिम की वजह से। और बताया गया कि बोलिविया की ये जोड़ी पर्यावरण को बचाने के काम से जुड़ी है, जिसने कुदरत के साथ अपने प्यार का इजहार करने के लिए पहाड़ की चोटी पर शादी करने का फैसला किया, जिसके लिए दूल्हा दुल्हन के साथ उनके परिवार वालों और पादरी को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में 3 दिन लगे। असम के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिससे इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई। वहां के काजीरंगा नेशनल पार्क में तो कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद जानवरों का जीना मुश्किल हो गया। मोटर बोट से गश्त कर रहे कर्मचारियों ने यह वीडियो बनाया, जिसमें कई जानवर सिर्फ लोगों की आहट पाकर मदद की उम्मीद से उनकी तरफ आते दिखाई दी। वीडियो में साफ दिखा वहां इतना पानी जमा हो गया कि कई पेड़ आधे से ज्यादा पानी में समा गए, तो वहीं कई जानवर पानी वाले इलाकों को छोड़कर सूखी जमीन की तरफ बढ़ते नजर आए। जेएनयू में काउंटर टेररिज्म कोर्स के मुद्दे पर विरोध शुरू हो गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काउंटर टेररिज्म कोर्स शुरू करने के फैसले पर घमासान शुरू हो गया, क्योंकि छात्रों और शिक्षकों के एक गुट ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया। ये पाठ्यक्रम खासतौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें इस्लामी आतंकवाद को भी पढ़ाया जाएगा। यही बात कुछ छात्रों को अखर गई। टेररिज्म को किसी भी धर्म, समुदाय, क्षेत्र से जोड़ना बहुत ही दुखद है अपने आप में। विवाद बढ़ा तो इस मामले में विश्वविद्यालय की ओर से भी सफाई सामने आई। इस्लामी आतंकवाद पूरी विश्व के सामने एक सच्चाई है, तो इसे पढ़ाए जाने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी काउंटर टेररिज्म कोर्स तैयार करने पर जेएनयू को बधाई दी। अगर हमारी जेएनयू उस ढंग से कोर्स बनाती है तो जेएनयू बधाई की पात्र है। कश्मीर पुलिस ने वहां सभी इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला लिया। 2 दिन पहले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद वहां कुछ सेवाएं रोक दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अब लोग फिर आम दिनों की तरह मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। तेजस्वी यादव ने पटना में उनकी पार्टी आरजेडी के दफ्तर को कम जमीन मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी की तुलना में बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर ज्यादा बड़ी जमीन पर बने हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने इन आरोपों को गलत बताया। ये जमीन तो हम ही लोग ने दिए हैं, जो चॉइस किया वही न मिला हुआ है, तो भला बताइए आसमान से लाया जाएगा जमीन वहाँ। दिल्ली पुलिस ने नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के पास से पुलिस को कुछ हथियार भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी दिल्ली और बिहार के अपराधियों को हथियार देने के अलावा
ओडिशा और महाराष्ट्र में नक्सलियों को भी हथियार पहुंचाता था। देश में जाति के आधार पर जनगणना करवाने के मुद्दे पर हो रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने अपनी एक समिति बना दी जो इस मुद्दे पर जानकारियां जुटाएगी। इसके बाद ये समिति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी राय देगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सबसे पहले राज्य के लिए हुए आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कानपुर देहात के तहसील कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और फिर देखते ही देखते तहसीलदार का दफ्तर अखाड़े में तब्दील हो गया। वहां दो लोग एक जमीन के मालिकाना हक के लिए एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगे। जैसे ही हाथापाई हुई वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन इन्हें किसी की चिंता नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को चप्पलों से मारते पीटते पास खड़ी एक कार से टकरा गए। इस दौरान एक आदमी जमीन पर गिर तक गया, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग किया। तब कहीं जाकर इस लड़ाई को रोका जा सका, जिसके बाद दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। सौभाग्य की बात है कि जमीन का विवाद गांवों से ज्यादा उन तहसीलों में बवाल की वजह बनने लगा है जहां जमीन की रजिस्ट्री होती है, क्योंकि तहसील में जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले, जमीन के दलाल, रजिस्ट्री के कागजात तैयार करने वाले, बेनामा लेखक, वकील और तहसील के कर्मचारी सभी मौजूद रहते हैं जो जमीन के सौदे से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, और उनके बीच भी विवाद हो सकता है, जिससे निपटने के लिए कानपुर की तहसील में पुलिस कहीं नजर नहीं है। डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस मामले में दायर राज्य सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। असल में ममता सरकार ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उसे बिना यूपीएससी के दखल के डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अपने एक पुराने आदेश में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के चयन और उनके कार्यालय के बारे में दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि राज्य सरकारों को राज्य के 3 सबसे बड़े अधिकारियों के पैनल से डीजीपी का चयन करना होगा, और वो भी यूपीएससी की सलाह पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दमकल विभाग की कोशिशों का असर दिखना शुरू हो गया। वहां लंबे वक्त से जल रहे जंगलों की आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। ये कवायद कई दिनों से जारी थी। वहां से इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुलगते पेड़ों की आग बुझाते नजर आए। वो लोग पानी की मोटी धार से जंगल के एक बड़े इलाके को आग की कैद से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। And we're working day and night to protect those homes. इसके लिए प्रशासन ने कई टीमों की तैनाती की। वो लोग एक कतार में जंगल के ऊंचे नीचे इलाकों तक पहुंचे और वहां लगी आग को बुझाने के लिए जरूरी सामान भी अपने साथ लाए। Today is just to again build cold black depth along all of our hand line. कई दिनों से जारी इस आग ने जंगल को तो बख्श दिया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं। इंसानी बस्तियां शमशान में तब्दील हो गई। लोगों से गुलजार रहने वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया और हर जगह सिर्फ राख ही राख नजर आई। सौभाग्य की बात है कि कैलिफोर्निया में तेज हवा की वजह से जंगलों की आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी फैलती दिख रही थी, लेकिन अब हवा थोड़ी थमी तो दमकल कर्मियों की मेहनत भी रंग लाई, जिनका दावा है कि वहां लगभग 850 वर्ग किलोमीटर इलाके में जो आग भड़की उसमें 25% आग बुझाई जा चुकी है और मौसम ने साथ दिया तो अगले कुछ दिन में हालात काबू में आ सकते हैं। पैरालंपिक्स में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक्स में तीरंदाज हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये पैरा तीरंदाजी में भारत का पहला पदक है। इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने हरविंदर सिंह से बातचीत की और उन्हें बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं को अहमियत देने पर जोर दिया। मुंबई के अंधेरी इलाके से ड्रग सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि इसके पास से 50 लाख रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की बनने वाली सरकार को ब्रिटेन मान्यता देने पर विचार नहीं कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ किया कि तालिबान के साथ बातचीत की जा सकती है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये बातें अपने पाकिस्तान दौरे पर कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया।
उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बने कई मकानों को तोड़ दिया। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, जिसके लिए वो पूरे दल बल के साथ रायपुर गांव पहुंचा और उसने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को एक एक कर ढहा दिया। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, वहां इन मकानों में रहने वाले लोग भी मौजूद रहे, जो अपने आशियानों को उजड़ता देख मायूस हो गए। प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया और जब इन लोगों ने अपने आप कब्जा नहीं हटाया तो ये एक्शन लिया गया। कुछ घंटे चली कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर मलबे का ढेर नजर आया, जिसे ले जाने के लिए वहां एक डंपर भी मंगाया गया। साथ ही अवैध कब्जा हटाते वक्त कोई हंगामा और विरोध न हो, इसके लिए वहां पुलिस की तैनाती भी दिखी। सौभाग्य की बात है कि रामपुर के गांव में जिन लोगों के मकान तोड़े गए, उन पर गांव पंचायत की जमीन पर कब्जा करने का आरोप था, जिसके लिए नोटिस भी दिया गया था। लेकिन जब लोगों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीन से घरों को तोड़ दिया, जिनमें 2 लोगों को दूसरी जगह घर बनाने के लिए जमीन भी दी गई, क्योंकि उनके पास खेत और जमीन के नाम पर कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जेल मंत्री फयाजुल हसन चौहान का दांतों से फीता काटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शोरूम के उद्घाटन के मौके पर पहले तो कैंची से फीता काटने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जब कैंची से बात नहीं बनी तो उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से फीते को पकड़ा और फिर उसे दांतों से काटकर 2 हिस्सों में कर दिया। ये देख उनके साथ आए लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जेल मंत्री के इस वीडियो की सोशल मीडिया के साथ वहां के न्यूज चैनलों पर भी खूब चर्चा हो रही। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एक रैली के दौरान चलती कारों की छत पर बैठे नजर आए। बताया गया कि रैली का यह वीडियो 31 अगस्त का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के 3 कार्यकर्ता एक कार की छत पर बैठकर जोखिम भरा सफर करते नजर आए। इनमें 2 लड़के कार की छत से पैर लटकाए दिखे, जबकि तीसरा कार की खिड़की से निकलकर वीडियो बनाता नजर आया। ट्रैफिक नियमों से बेपरवाह एक लड़का कार की खुली डिक्की में भी बैठा दिखा। इनके अलावा 2 और लड़के भी एक सफेद कार की छत पर चढ़कर अपने मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। बताया गया कि 31 अगस्त को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने यह साइकिल रैली निकाली थी, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सौभाग्य की बात है कि यूपी में 35 साल से कम उम्र वाले वोटरों की संख्या लगभग 6.25 करोड़ है, जिन पर समाजवादी पार्टी की भी नजर है। और इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने पार्टी में नौजवानों की यूनिट मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड को सौंपी, जिसके कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर यूथ नाम से जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन हरदोई में बूथ पर जाने के बजाय समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कार की छत पर अपने जोश की नुमाइश करते दिखे और इस चक्कर में होश खो बैठे कि वो कानून तोड़कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने गुरुद्वारे में झाड़ू लगाया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में झाड़ू लगाकर प्रायश्चित किया। कुछ दिन पहले उनके एक बयान पर विवाद हो गया था, लेकिन अब उन्होंने माफी मांगी। साथ ही बताया कि उनका हमेशा सिख धर्म और उसकी परंपराओं पर विश्वास रहा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलीट प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता। प्रवीण कुमार के सिल्वर मेडल जीतने पर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में उनके घर में भी जश्न मनाया गया। मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूंगा। मुंबई के संदिग्ध कार मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस केस में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी आरोपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को मुलाकात करेंगे। इससे एक दिन पहले 8 सितंबर को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड नाम के संगठन ने दावा किया कि कुछ भारतीय मोबाइल नंबर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। इसके साथ ही इस संगठन के प्रवक्ता ने कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से इसकी शिकायत की। जो वीडियोस भेजे जाते हैं उसमें भारत को गालियां दी जाती हैं, भारत के हिंदुओं को गालियां दी जाती हैं। जब ये मामला डीसीपी तक पहुंचा तो देश के खिलाफ हो रही इस साजिश का पता लगाने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई। इसकी गंभीरता को डीसीपी साउथ ने समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया से आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में लगी आग ने हाईवे का रुख कर लिया, जिसके बाद हालात डरावने हो गए और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए ये आग कुछ जगहों पर जान की दुश्मन बन गई। चलती कार से बनाए गए एक वीडियो में दिखा कि हाईवे के किनारे कई किलोमीटर तक धू धू कर पेड़ पौधे जल गए।
एक जगह तो एकदम से इतनी आग धधक उठी कि एक मोटरसाइकिल